हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एएनआई द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश करी गई है जहां पर इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर प्रोक्योरमेंट को लेकर चर्चा करी गई है। तो इस रिपोर्ट को पढ़ के पर्सनली हमें काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला, क्योंकि यहाँ पर एग्जैक्टली वही बातें लिखी गई थी जो हम इतने महीनों से बता रहे हैं। इवन ऑपरेशन सिंदूर के ख़त्म होने के 1 या 2 दिन बाद ही हमने मेंशन किया था कि कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को काम करना चाहिए, और इस पर हमने स्पेसिफिक वीडियो बनाया था और एग्जैक्टली वही चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन करी गई हैं। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा फोकस किया जा रहा है अब लॉन्ग रेंज के वेपन्स पर, चाहे एयर टू एयर हो, चाहे एयर टू ग्राउंड हो, या फिर सरफेस टू एयर हो, जहाँ पर स्ट्राइकिंग रेंज एटलीस्ट 200 किलोमीटर तक होनी चाहिए। प्रेफरेंस उससे ज़्यादा का ही है। तो ये चीज़ हमने समझाई थी कि अब जो समय आ गया है ये स्टैंड ऑफ वेपन्स का आ गया है। एयर टू एयर कॉम्बैट में BVR मिसाइल्स बहुत ज़्यादा कैपेबल हो गई हैं और 100+ किलोमीटर रेंज वाली BVR मिसाइल अब उतनी ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो रही हैं। आपको मिसाइल्स चाहिए एयर टू एयर मोड में जो कि 200 किलोमीटर के ऊपर की रेंज आपको देती हों। और फिलहाल अगर आप मीटियोर को छोड़ दें तो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में एक भी मिसाइल नहीं है जो कि इस रेंज में टारगेट को स्ट्राइक कर पाए। मीटियोर के केस में भी अभी क्लैरिटी नहीं है कि ये किस स्केल पर इंडियन एयरफोर्स में ऑपरेशनल है रफाल के साथ, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तो इनका इस्तेमाल नहीं किया गया था। बाकी अस्त्र मार्क 1 हमारे द्वारा इंडक्ट जरूर करी जा रही हैं, पर मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से वो सफिशिएंट रेंज प्रोवाइड नहीं कराती हैं। इवन अस्त्र मार्क 2 में भी आपको जो 160 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज मिलती है वो यूजेबल तो है पर डिजायरेबल नहीं है। तो एएनआई की रिपोर्ट में भी ये चीज़ मेंशन करी गई है कि इंडियन एयरफोर्स ने DRDO को स्पेसिफिकली पूछा है अस्त्र मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन को बनाने के लिए जहां पर रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा की हो। ऑल्दो गांडीव मिसाइल के साथ आपको 200 किलोमीटर के ऊपर की रेंज मिल जाएगी, इवन रेंज 300 किलोमीटर को भी क्रॉस करेगी, पर उस मिसाइल को सर्विस इंडक्ट होने में कम से कम 2 साल का समय है। बाकी अस्त्र मार्क 2 में भी थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं रेंज एक्सटेंशन के लिए, जहां पर प्रपल्शन वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है, सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए जा सकते हैं जो कि वजन को बढ़ाएगा, पर परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो सकती है। तो एक डिफरेंट मार्क 3 वर्जन यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है। पहले SFDR को ही मार्क 3 कह दिया जाता था, अब उसे गांडीव कहा जाता है। तो एक डिफरेंट मार्क 3 मिसाइल यहाँ पर बनाई जा सकती है जो कि एक्सटेंडेड रेंज में टारगेट्स को हिट कर पाए। खैर ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन उससे पहले आप चीज़ों को इंपोर्ट कर सकते हैं स्टॉप गैप के रूप में। और यहाँ पर भी एयरफोर्स R37 मिसाइल को एक्वायर करने को लेकर सीरियसली विचार कर रही है। और ये चीज़ हमने ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद कह दिया था कि हमें R37 मिसाइल चाहिए, क्योंकि यही एक लॉन्ग रेंज की मिसाइल है जो कि रशिया हमें प्रोवाइड करा सकता है। हम Su-30 MKI से फायर कर सकते हैं, और रशिया यूक्रेन वॉर में इस मिसाइल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो रशिया के पास यही लॉन्गेस्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, और यहाँ पर एक्सपोर्ट वेरिएंट में कहा जाता है 200+ किलोमीटर की रेंज आपको मिल जाती है। बूस्टर फेस को लगाकर आप यहाँ पर मैक्सिमम रेंज 400 किलोमीटर के आसपास अचीव कर सकते हैं। तो इसे एज एन एवैक्स किलर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये चीज़ हमने पहले भी कही थी कि यहाँ पर हम डिले कर रहे हैं, पर R37 को एक्वायर करके Su-30 MKI से इंटीग्रेट बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। इवन 2019 के बाद ही हमें ये चीज़ कर देनी चाहिए थी, और इस पर भी हम सालों पहले बात कर चुके हैं। तो R37 मिसाइल में कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करी गई है। ये कोई ड्यूअल पल्स या ट्रिपल पल्स मोटर को यूज़ नहीं करती है। बेसिकली यहाँ पर एक सॉलिड सस्टेनर मोटर दी गई है जो कि पहले इस मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड पर ले जाती है, जो कि मैक 6 के आसपास की है। तो जो नॉर्मली एयर टू एयर मिसाइल हैं ये मैक 3 मैक 4 तक मैक्स अचीव कर पाती हैं, उसके बाद अपनी एनर्जी को लूज करना स्टार्ट करती है। वहीं पर R37 में मैक्सिमम स्पीड ही मैक 6 की अचीव करी जाती है, जो कि हाइपरसोनिक है और जिसको ये थोड़ा लंबे समय तक सस्टेन कर पाती है, जिसकी वजह से आपको लॉन्गर रेंज मिलती है और स्पीड भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पर आपको नो एस्केप जोन काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। साथ में यहाँ पर 60 किलोग्राम तक का वॉरहेड कैरी किया जाता है, जो कि दूसरी एयर टू एयर मिसाइल्स के कंपैरिजन में 3 गुना से भी ज़्यादा है। तो सर्वाइवल का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन सब कुछ यहाँ पर अच्छा नहीं है, डाउन साइड भी है। मिसाइल का वजन बहुत ज़्यादा है, 500 किलोग्राम के ऊपर की मिसाइल है। तो अगर आप 2 मिसाइल कैरी करते हैं तो 1000 किलोग्राम के ऊपर आप मिसाइल कैरी कर रहे हैं, जो कि एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए डिज़ायरेबल नहीं है। एयरक्राफ्ट की मनोवरेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। पर फिर केस यही बनता है कि ये मिसाइल क्लोज रेंज से फायर करने के लिए है भी नहीं, आपको एनिमी की रेंज से बाहर रहते हुए ही इन्हें फायर करना है, और इनके फायर होने के बाद एयरक्राफ्ट का वजन कम हो जाता है, जो कि मनोवरेबिलिटी को रीगेन करने में हेल्प करता है। तो R37 का इंटीग्रेशन एक नो ब्रेनर चीज़ है, और इसको जितनी जल्दी इंटीग्रेट किया जा सके
उतना बेहतर है। बाकी हम यहाँ तक कहेंगे कि हमें रशिया से इंक्वायरी करनी चाहिए R-77M मिसाइल को लेकर भी, जो कि ड्यूल पल्स मिसाइल है और मैक्सिमम 190 किलोमीटर की रेंज के साथ आती है। तो अगर ये प्रोडक्शन में है और ऑपरेशनल है तो डेफिनेटली हमें ये मिसाइल्स एक्वायर करनी चाहिए, क्योंकि फिर ये MiG-29 जैसे प्लेटफॉर्म के साथ लगाई जा सकती हैं। R-37 मिसाइल्स को MiG-29 कैरी तो जरूर कर पाएगा, पर उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगी। R-77M MiG-29 को ज्यादा सूट करेगी। इवन Su-30 MKI में भी जो ओल्डर जनरेशन की R-77 है उनको हम M वेरिएंट से रिप्लेस कर सकते हैं। खैर, अब ये कितना ऑपरेशनल है इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर Su-35 के साथ इन मिसाइल्स को देखा गया है और ये अनुमान लग रहे हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया द्वारा इनको इस्तेमाल भी किया जा रहा है। एक और मिसाइल जिसको लेकर हमने पास में बात कर रखी है, ये इजरायली स्काईस्टिंग है। तो ये 2023 में पहली बार शोकेस करी गई थी। ये बेसिकली डेविड स्लिंग की स्टनर मिसाइल का एयर टू एयर वर्जन है और ये एक ट्रिपल पल्स मिसाइल है। इसकी एक्चुअल रेंज के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। 100 किलोमीटर की रेंज कोड करी जाती है राफेल द्वारा, पर ये इजीली 150 से 200 किलोमीटर के आसपास की है। यहाँ पर 2 वे डेटा लिंक भी दिया गया है और ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को इस्तेमाल करती है। बाद में एक RF सीकर भी टर्मिनल गाइडेंस के लिए दिया गया है। मिसाइल का वजन 170 किलोग्राम का है, जो कि इसे R-77 की वेट कैटेगरी में डालता है। तो इस मिसाइल को हम डिस्कस कर रहे हैं LCA तेजस के लिए। तो तेजस पहले से ही डर्बी और पाइथन मिसाइल को फायर कर सकता है। साथ में तेजस में इजरायली फायर कंट्रोल रडार है, तो मिसाइल के इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो इस चीज को लेकर हमें शुरुआत से ही डिस्कशन चालू कर देना चाहिए था, और अगर 2023 से ये मिसाइल अवेलेबल है तो डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स को इस चीज को परस्यू करना चाहिए। ये तेजस के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी बढ़ाने में मददगार साबित होगा। खैर, ये तो रही बात एयर टू एयर मिसाइल्स की, जिसमें फिलहाल इंडियन एयरफोर्स R-37 को लेकर इंटरेस्टेड है। स्काईस्टिंग को लेकर भी पास्ट में रिपोर्ट आ रखी है, पर R-37 जितने स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं दिख रहे हैं। बाकी एनआई की रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि इंडियन एयरफोर्स प्रोजेक्ट कुशा को स्पीड अप करने की भी बात कर रही है। साथ में S-400 के एटलीस्ट 2 और स्क्वाड्रन को यहाँ पर प्रोक्योर करने की भी बात करी जा रही है। और ये क्यों करी जा रही है इसके बारे में हम जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में इनकी परफॉर्मेंस से एयरफोर्स बहुत ज्यादा खुश थी। साथ में लॉन्ग रेंज एयर टू सरफेस वेपन्स को लेकर भी एयरफोर्स जोर डाल रही है और इस चीज पर एयरफोर्स पहले से ही काम कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने लॉन्ग रेंज के स्टैंड ऑफ वेपन्स को इस्तेमाल किया था। चाहे यहाँ पर ब्रह्मोस की बात कर लें, चाहे यहाँ पर स्कैल्प की बात कर लें, क्रिस्टल में S2 की बात कर लें, या फिर रैम्पेज की बात कर लें। इवन हमारे द्वारा खुद हाइपरसोनिक स्टैंड ऑफ वेपन्स को बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत रुद्रम सीरीज की जो मिसाइल्स हैं ये 300 से 500 और उसके आगे की रेंज में स्ट्राइक करने में सक्षम है और इनके ट्रायल्स चल ही रहे हैं। साथ में रुद्रम 2 जो है ये ऑलमोस्ट सर्विस में इंडक्ट होने की कगार पर है। तो एयर टू सरफेस मोड में और सरफेस टू एयर मोड में हमने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि शोकेस करता है कि हमारी तैयारी उस मामले में अच्छी रही है। ज्यादा फोकस हमारा एयर टू एयर मोड में होना चाहिए, इसलिए हमने भी ज्यादातर फोकस R-37, R-77M और स्काईस्टिंग को लेकर किया है। लेकिन ये बात भी यहाँ पर क्लियर कर दे कि ये खाली स्टॉप गैप है। आपको इंडिजिनस सिस्टम सी चाहिए लॉन्ग टर्म में, तभी आप नेटवर्क सेंट्रिक एनवायरनमेंट में इन्हें ऑपरेट कर पाएंगे। तो फ्यूचर जो है ये डोमेस्टिक मिसाइल्स का है और वहाँ पर हमें तेज़ी लानी पड़ेगी, क्योंकि इस मामले में जो प्रोग्रेस है बहुत तेज़ी से हो रही है। अस्त्र मार्क 1 अभी स्टैंडर्ड नहीं हो पाई और अस्त्र मार्क 2 की प्रेजेंट रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है और डिजायरेबल रेंज 200 किलोमीटर पहुंच चुकी है। तो ये जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, टेस्टिंग और ट्रायल्स का प्रोसेस है, इसको भी बहुत तेजी से हमें कट डाउन करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जब तक ये मिसाइल हम सर्विस में इंडक्ट कर पाए तब तक ये आउटडेटेड हो जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।